अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आपको हमारी अपीयरेंस से भी लग रहा होगा, हम कोशिश ये करते हैं कि जुम्मे के दिन थोड़ा सा एथनिक स्टाइल जो है आपका रखें, ताकि वाइब जो है ना उस तरह की आना शुरू हो जाए। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई एम इमरान हसन। वेलकम बैक वंस अगेन, इस उम्मीद के साथ कि आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी के सफ़र को गुजार रहे हैं। बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। जुम्मे का चूँकि इन्होंने जिक्र कर दिया, एक रिमाइंडर है छोटा सा, दुरूद इब्राहिमी का एहतमाम ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोशिश करें, आज अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो एक बार कम से कम ज़रूर पढ़ लें। और आज के दिन में तलकीन है कि एक लम्हा ऐसा है भाई जो पक्का कबूलियत का है। दुआओं का एहतमाम करें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक दुआ जो मेरी तरफ से शामिल कर लें, वो बारिश की, रहमत की बारिश की दुआ है। अल्लाह करे हो जाए और स्मोक कुछ हद तक बैठ जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद दैट, चूँकि सैयदुल अय्याम की बात है और ख़ुशी की तकसीम की बात है। वैसे तो तकसीम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन खुशी एक ऐसी हकीकत है जो कि यकीनी तौर पे जब जब आप बांटते हैं, बांटने से ये बढ़ती चली जाती है। और यही खुशी का एक एसेंस है कि इसको बांटना बहुत ज़रूरी है। बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाहिद चीज़ है जो बांटने से ना बढ़ती है, कम नहीं होती। और इस हकीकत से हम आज के दौर में मुंह मोड़ चुके हैं। इसीलिए हम परेशान भी रहते हैं। हम सिर्फ अपना ही सोचते रहते हैं, अपना ही फ़ायदा देखते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बांटने से कुछ कम नहीं होता, बल्कि 2 गुना 3 गुना और अक्सर कई गुना बढ़कर जो है ना वो वापस आता है। हर शख्स ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में आसानी हो, और उसकी आसानी का हल जो है वो सिर्फ यही है कि दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और पुरसुकून ज़िंदगी की नेमत से फ़ायदा उठाते रहिए। मैंने बहुत सारे चीदा बल्कि कह लेता हूँ, कुछ बिलियनियर्स की ज़िंदगी की जब कहानी पढ़ी तो उन्होंने कहा कि हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून पैसा कमा के नहीं मिला, बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ा करके नहीं मिला, वो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी करके मिला। जैसे कि टाटा के बारे में, जो इंडिया के बड़े मशहूर बिलियनियर है, अभी उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे एक दफ़ा एक दोस्त कुछ व्हील चेयर्स की तकसीम के लिए कहीं ले गए, और जब मैंने तकसीम की और जिस तरह का रिस्पांस मुझे उन माजूर बच्चों की तरफ से मिला व्हील चेयर्स उनको देते हुए, मुझे शायद इतना सुकून ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। मैंने इतने बड़े बड़े कारोबार किए। तो आप खुशी कैसे दे सकते हैं अगर आपके पास कुछ देने को नहीं है? तो एक मुस्कुराहट, ये भी सदका है। और उसके साथ साथ किसी को कोई अच्छा मशवरा देना, किसी की तरह से कोई रुकावट हटा देना, वो हर छोटी चीज़ जो किसी की लाइफ में एक छोटी सी वैल्यू ऐड कर लेना, वो कर लेना, यही खुशी है, यही ज़िंदगी है। यही से आप जो है कंटेंट भी रह सकते हैं। बहरहाल जी, आगाज़ करते हैं अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से। आपको पता है कि हम हर रोज़ सबसे पहले आपके साथ दिलचस्प स्टोरीज जो हैं पूरी दुनिया से वो शेयर करते हैं। तो आज की पहली जो दिलचस्प स्टोरी है वो ये है कि आलमी रिकॉर्ड जो है वो हर कोई बनाना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि उसका नाम जो है ना किसी तरीके से बन जाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक और एंट्री हो गई है। बरतानवी बाइक राइडर हैं, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जोनी डेविस इनका नाम है, और इन्होंने बाइक के साथ ड्रैग होने का एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाइक के साथ ड्रैग होने का, ये इंटरेस्टिंग है। ये स्टंट दिखाते हुए जो बाइक की रफ्तार है वह 256.7 किलोमीटर फी घंटा थी, जिसे फास्टेस्ट बाइक ट्रैक कहा जा रहा है। नेवर ट्राई एट होम। पाकिस्तान के अंदर बच्चे बहुत ये करने की कोशिश करते हैं। पिंडी बॉयज़ की तो वजह शोहरत है इस तरह की ड्रैगिंग करना और इस तरह की बाइक लिफ्टिंग और वन व्हीलिंग भी आप देखिए पूरे गियर के साथ वो करें, बट आई स्टिल अपोज इट कि ये नहीं होना चाहिए। दो कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, क्योंकि आपकी जान के लिए बहुत खतरा है। और कई ऐसे एथलीट्स, कई ऐसे प्लेयर्स अपनी जान से चले जाते हैं। तो प्लीज डोंट डू इट। अपने 1 to 5 और 70 के साथ ना करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। जब आप 7 साल के थे, आपको याद है कि आप क्या करते थे? 7 साल का था तो मैं एक चीज मुझे याद है। क्या? मैं गाने गाता था। गाने गाते थे? सिंगर एट दैट टाइम। आपको बड़ी जल्दी पता चल गया था आपको सिंगर बनना। बहरहाल जी, हम जिस बच्चे की बात करें इसकी उम्र है 7 साल। अमेरिकी शहर डेनवर फैशन वीक में इसने अपने डिज़ाइन करदा मलबूसात जो हैं वो पेश किए, और क्या ज़बरदस्त दाद समेटी। लोग जो है वहाँ पर देखकर इसको हैरान भी हो गए, परेशान भी हो गए, खुश भी हैं कि भाई ये 7 साल का बच्चा है और इसकी क्रिएशन जो है वो देखने के लायक है। खुद कितना अच्छा ड्रेसअप हुआ है। अब ये देखिए व्हाइट कलर का कितना अच्छा इस्तेमाल इसके अपने कपड़ों में, और ये वो कपड़े हैं जो डेनवर ने डिज़ाइन किए हैं। ओ माय गॉड, 7 साल मैक्स ने डिज़ाइन किया डेनवर के अंदर। तो ये जनाब डिस्प्ले ऑफर किया गया, शानदार कलेक्शन पेश की गई, दुनिया के कम तरीन रनवे डिज़ाइनर का एजाज़ अपने नाम किया, और इस तरह से मैक्स अब टॉक ऑफ द टाउन है। एंड आई बिलीव रातों रात जो मैक्स के कपड़े हैं ना, वो उनकी अगर स्टॉक्स में होंगे तो पैसे ऊपर चले गए होंगे, और प्राइसेस तो वैसे गई ही होंगी। बट लुक एट हिम, हाउ कॉन्सेंट्रेटेड किड ही इज। आपके बच्चे भी अगर कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं ना, बजाय इसके कि उनको मना करें कि मत करो बेटा, क्यों करें, नहीं, उनको करने दें, लेट देम डू, कुछ बड़ा कर सकते हो। सोचने दें उनको, बॉक्स से बाहर निकलने दें, ये बड़ा जरूरी है। बहरहाल जी, अब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मेरा फेवरेट टॉपिक, आपका फेवरेट टॉपिक है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इसको कुछ अरसा पहले तक कहा जाता रहा था, बड़े अरसे तक, लेकिन इस सदी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एलियंस है, ये सच्चाई लगने लगी है। एलियंस है, माने, या आपको किस दिन आ जाना है उन्होंने और आपसे पूछना है कि आप हमारे वजूद से इनकार करती हैं।
एलियंस चले उसका इंतजार रहेगा मुझे। बहरहाल जी, ये सवाल बार बार पूछा जाता था कि क्या वाकई एलियंस होते हैं, उड़न तशरियाँ होती हैं। कुछ लोग ये भी कहते थे कि हमने देखी हैं। अब ये सब सिर्फ अफवाहें नहीं रही हैं बल्कि एक संजीदा मौजू बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में उनकी ओवरसाइट कमेटी में अमरीकी कानून साजों ने 4 घंटे तक इस मौजू पर बहस की है। मैं कह रहा हूँ बारे में अमेरिकन के पास और कोई काम नहीं है उनके कानून साजों के पास कि बैठ के एलियंस पे बहस कर रहे हैं। उनके मुल्क का इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, जंगों में घुसा हुआ है, बहुत सारे मसाइल है, दुनिया भर की इकोनॉमी को वो देखते हैं, उस पर फोकस करें। वो तो आसमान में अगर हैं भी तो, और हमसे बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तैयारी कर रहे हैं ना कि कल को अगर आ जाते हैं एलियंस तो क्या करेंगे। वैसे इनको पता है कि नोएडा शोएडा के इलाके ना, यहाँ पे इन्होंने बड़ी गेम रखी हुई है। खैर, साबिक अमेरिकन जो नेवी एहलकार है डेविड फ्रेवर, इन्होंने एक बार फिर से एक ऐसी उड़न तश्तरी के मुशाहिदे के तजर्बे पर बात की है जो उन्होंने 2004 में देखी थी, और ये बड़े मशहूर भी हैं अगर आप इनको स्क्रॉल करें, सर्च करें। और वो अजीबो गरीब तरीके से उन्होंने कहा जी वो हरकत कर रही थी, और उसको देखकर जो माहिर पायलट है वो भी शशदर हुए। और इस हवाले से ये भी वाकयात है कि वो आवाज़ की स्पीड से तेज जाती है, लेकिन सुपरसोनिक है, लेकिन आवाज़ की स्पीड से बहुत सारे तेज तो अब मिसाइल्स और जहाज भी आ गए, इंसान ने भी बना लिए। तो अब इस पे डिबेट पता नहीं होनी चाहिए। ये जो जिस स्पेसशिप की ये बात कर रहे थे ना, ये इसके बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके से मूव कर रहा था ना, लग नहीं रहा था कि ये इंसान का बनाया हुआ है। जिस तरीके से ये गायब हुआ, एक एनॉमली जाहिर हुई और उसके अंदर अचानक से ये गायब हो गया, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे साइ-फाई मूवीज याद आ जाती हैं। हम जब छोटे होते थे ना तो ऐसी वॉचेस मिलती होती थी दुकानों से सस्ती, तो हम ऐसे मुंह के साथ लगा के ना उससे बात करते थे। 2 लोग पहन के ना, हाँ तुम्हें आवाज आ रही है ऐसे, तो हमें नहीं लगता था उस टाइम के यार ऐसे भी होगा कि वॉचेस के जरिए आप कम्युनिकेट करेंगे। आप कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रही है, कुछ हम तक पहुंच गई है, कुछ पहुंच नहीं है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। लाजमी नहीं है कि एलियंस ही हो, वैसे ऑन अ सीरियस नोट हो सकता है इंसान ही कुछ ऐसा करे, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दा हमारा फ्यूचर वर्जन हो जो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल हम भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर लेते हैं। अब हम साइंसदानों की बात कर लेते हैं। साइंसदान जो है उन्होंने जनूबी बहरुल काहिल के सोलोमन आइलैंड्स जो है उसके करीब एक देव हेकल मरजान यानी कोरल दरियाफ्त किया है, जो 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। ये कोरल इतना बड़ा है कि खला से भी देखा जा सकता है, और तकरीबन 3 सदियों पुराने इस मरजान की चौड़ाई जो है 34 मीटर और लंबाई 32 मीटर है, और इसके अंदर तकरीबन 1 अरब पाल्पिस नामी जानदार मौजूद हैं जो एक कम्युनल ढांचा बनाते हैं। अरे यार, कभी आपको स्नॉर्कलिंग का इत्तेफाक हुआ? नहीं, मुझे शौक बहुत है। डू इट। आपने किया हुआ है? मैंने बिल्कुल किया हुआ है, और हालांकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, बड़ा डर के मैंने किया, बट आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आप कराची में भी कर सकते हैं, सब तो कराची में भी है, तो आप चल जाए। तो खैर, ये आप मनाजिर देखें कितने खूबसूरत, और समंदर के नीचे जो खूबसूरती है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सरफेस के ऊपर, सरफेस के दरमियान एंड ऑफ कोर्स समंदर के नीचे हर तरह से अपनी कुदरत के जो कहानियां है ना वो एक्सप्लेन की है। और समंदर इज दी मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड आई सी। आप जाइए देखिए, आपको कुदरत का एक अजीब रंग नजर आएगा, एक मुख्तलिफ रंग नजर आएगा जो आपको देखना चाहिए। एक मुख्तलिफ कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। ये स्टोरी है भारत की, जहाँ पर रियासत हरियाणा की एक भैंस जो है वो अपने वजन, गई भैंस पानी में, रोजाना की खुराक और कीमत की वजह से आलमी शोहरत हासिल कर बैठी है। भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया इसको। अनमोल भाई इसका नाम है, और इसको ऑल इंडिया किसान फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश किया गया, जिसे देखने के लिए दूर दराज इलाकों से शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। अगर मैं अपने व्यूवर्स को एक क्विक अंदाजा लगाने को कहूं कि भैंस आपके सामने क्विक अंदाजा लगाइए कितने की होगी, हिंट है कि करोड़ों में। मैं आपको मोल बताता हूं थोड़ी देर तक। 1500 किलो वजन है इसका, 1500 किलो वजनी भैंस है, और इसकी कीमत भारतीय 23 करोड़, पाकिस्तानी 660 मिलियन, 76 करोड़ रुपए की पाकिस्तानी ये भैंस है। और इस भैंस की कीमत में भैंस ये चिड़ी है, इतनी महंगी भैंस लेगा कौन। खैर, आलिशान घर में रहती है, लग्जरी कारें भी इसकी कीमत खरीदे जा सकती है, इसमें घर खरीदे जा सकते हैं, बड़े बड़े फार्म्स खरीदे जा सकते हैं, गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जो इसका मालिक है ना वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे वो आप ये समझे कि ये आपका DHA में 8 कनाल का घर खड़ा इतनी महंगी इसकी प्राइस है। खैर, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और इसका मेन्यू मौजूद है बाकायदा तौर पे, इसकी कैलोरीज का ख्याल रखा जाता है। सो अनमोल इज लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव। अनमोल का कोई मोल नहीं है, जो मोल लगाएगा आई डोंट नो खरीद। अल्लाह करे जल्दी बिक जाए, खुदा न खास्ता अनमोल को कुछ हो गया इस मौसम में तो बहुत बड़ा लॉस है भाई, बिजनेस तो बैठ जाएगा। खैर, दूसरी जानिब जहाँ पे सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा धूम है, और स्नैपचैट बहुत ज्यादा हम सब यूज करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, मेनली ड्यू टू द फिल्टर्स। स्नैपचैट ने खुद को पाबंदी से बचाने के लिए ना सोशल मीडिया ऐप मानने से अपने वजूद से इनकार
इनकार कर दिया उसने कहा मैं तो एक मैसेजिंग ऐप हूँ, मैं तो एक मैसेजिंग ऐप हूँ, मैं तो सोशल मीडिया ऐप हूँ ही नहीं। हुकूमत की जानिब से आपको पता है इस वक्त ये चल रहा है कि जी पाबंदी लगाई जाए सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इस मौके पे स्नैपचैट ने मौके इख्तियार किया है कि हमें बैन मत कीजिएगा, भाई हम तो सोशल मीडिया ऐप है ही नहीं, हम तो मैसेजिंग ऐप। लेकिन जो वज़ीर मवासलात है ना उनकी मिशेल रोलैंड, वो ये कहती हैं, मैं खुद यूज करती हूँ, आप हैं कि स्नैपचैट ने यही मौके देना कि वो सोशल मीडिया ऐप नहीं है बल्कि एक मैसेजिंग ऐप है। ताहम अब इम्कान जो है वो ये जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत इस दलील का मुकम्मल जायजा लेगी। पहले वो खुद से उसके ऊपर अकाउंट बना के चेक करेंगे कि वाकई में ये ऐप है या फिर मैसेजिंग ऐप है। हुकूमत ने ऐलान किया कि वो सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नया डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर कानून ला रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की कानून साजियाँ नजर आती हैं कि वो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका असरात जो है ना हमारे बच्चों की सेहत के ऊपर, उनकी जहनी सलाहियतों के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की कानून साजियाँ करना मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या ये हो सकती है, डुएबल है या नहीं, और क्या स्नैपचैट इससे बच पाता है? आपके ख्याल में स्नैपचैट इज अ सोशल मीडिया ऐप और मैसेजिंग ऐप? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इट्स एन सोशल मीडिया ऐप। इट इज अ सोशल मीडिया ऐप बिकॉज़ उसमें बहुत सारा कंटेंट अब ऐसा आना शुरू हो गया है, पहले नहीं था, जो सिर्फ आपका पर्सनल नहीं है, आप बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, प्रोफाइल्स हैं, स्टेटसेस हैं, सो इट इज अ सोशल मीडिया ऐप। आई मीन ऐसे ही है। खैर जी, वापस आते हैं, लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान। इंटरनेशनली बहुत घूम लिया आपने, अब जरा वापस आइए, सवात लेके चलते हैं आपको। अगर इस वीकेंड पे आपका कहीं भी जाने का प्लान नहीं बन रहा, जगह समझ नहीं आ रही, सवात इज अ गुड ऑप्शन। वहां पे इस वक्त जमीन पे बर्फ की चादर है। मोरन झील का जिक्र हम कर रहे हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है और ऐसे लगता है कि इसके हुस्न को ना सफेद मोतियों ने इसके हुस्न को दोबाला कर दिया है। कोई अजीब सा शहर है जो तारी लगता है। खूबसूरत मनाजिर हैं जिसको देखने के लिए सयाह जो है ना यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। दिल मेरा भी कर रहा है कि मैं दौड़ती हुई चली जाऊँ। नहीं, गाड़ी पे जाएं, गाड़ी पे जल्दी पहुंचेंगे। गाड़ी दौड़ाती हुई पहुंचेंगे। वादी स्वात के मनाजिर जो है इनकी दिल फरेबी बढ़ जाती है जब यहाँ पर बर्फबारी होती है। इस्लामाबाद और पेशावर जो है इनकी अगर बात कर लें तो यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की पेशगोई की गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है जो कि बड़ी ज़रूरी हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की है। महकमा मौसमियात जो है वो ये बता रहा है कि बारिश से स्मॉग में कमी आएगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं वज़ीर आज़म का वो भी देख रही थी, एक बयान भी देख रही थी। वो कह रहे थे कि सबको चाहिए कि नमाज इस्तिस्का अदा करें ताकि बारिश हो सके, स्मॉग में कुछ कमी हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसका जिक्र आपने इंट्रो में भी किया। करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट जो भी लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे तो मेक अ प्लान, गो टू दिस एरिया। सवात के अंदर इस खूबसूरत सी झील में जाइए, एंजॉय कीजिए और एंजॉय करते हुए एक छोटी सी कोई ऐसी हरकत कर दीजिएगा जो आप हमें दिखा दे और हम यहाँ पे शेयर कर ले। कोई अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देंगे, मैंने कहा जो हम दिखा सकें, ऐसा कीजिएगा जो दिखाने के काबिल हो। डियर व्यूअर्स, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, दिस इज अबाउट इंटरेस्टिंग स्टोरीज। डू वी हैव समथिंग एल्स? अब हमें बात करनी है मौसम के टेंपरेचर्स की ताकि पूरे दिन को प्लान बताइए। दैट्स योर जॉब एंड यू डू इट सो वेल। टेंपरेचर्स क्या हैं आज के दिन में? हम सबसे पहले आपको पता है वफाकी दारुल हुकूमत के बारे में आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से अपने दिन को प्लान करना। यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर चलते हैं जहाँ पर कम से कम रहेगा 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर फूलों का शहर कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और आखिर में कोयटा जहाँ पर बहुत ही कम होता है टेम्परेचर, यूजुअली यहाँ पर कम से कम रहेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थी जी टेम्परेचर। चले, अच्छा है, शुक्र है आपने बता दिया। मौसम की सूरत हाल तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन चूंकि स्मोक के बारे में अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब डराना हमने क्या है, ये आपको पता ही है कितनी खतरनाक सूरत हाल है। लाहौर कह लें, सेंट्रल पंजाब के दीगर जो इलाके हैं, यहाँ पे इस वक्त जहरीली स्मोक है, सांस लेना दुश्वार है। और कल तो मुझे इस्लामाबाद में भी ये फील हो रहा था हल्का हल्का। खैर, जो आलूदा तरीन शहर है लाहौर, स्टिल यू नो एट द टॉप। इसके अलावा मुल्तान का दूसरा है, पिंडी का तीसरा नंबर है, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद, भावलपुर में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ही ख़राब है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कौम से बारिश के लिए कम फिर दुआमत ही आ गया है। नमाज इस्तिस्का की अपील की है कि आज जुम्मा है, नमाज पढ़ें तो बारिश के लिए ज़रूर दुआ करें। प्राइम मिनिस्टर साहब से पहले हमने भी आपसे कहा है शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। शादी हॉल्स जो है यहाँ पे इनडोर तकरीबात रात 10 बजे तक हो सकेंगी। और बारबेक्यू वगैरह पे तो पहले लाहौर में पाबंदी है। वैसे आपने देखा, गई भी थी पाबंदी जो आपने जो इवेंट पे गई थी, वहाँ पे बारबेक्यू तो नहीं था? बारबेक्यू नहीं था, बाकी खाने थे। उस वक्त पाबंदी लगी भी नहीं थी। लग रहा है, काश मुझे पहले पता होता तो मैं जरूर बताता मरियम औरंगजेब को इधर बारबेक्यू बन रहा है। बहरहाल जी, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए एसओपीज में 17 नवंबर तक तौसीक कर दी गई है। खुले मकामात जो हैं वहाँ पर कंप्लीट पाबंदी है। कोई आपने खाने पीने की चीज़ें जो है ना वहाँ पर जाकर पकानी नहीं है जिससे कोयले से धुआं निकले। जुम्मा और इतवार को शहर में हैवी ट्रैफिक और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं वो दाखिल नहीं हो सकेंगी। भाई नहीं रुक कीजिएगा आप लाहौर का। खेलों के प्रोग्राम्स, नुमाइशों और त्योहारों पर भी
की मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है 17 नवंबर। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो जुम्मे और इतवार को घरों की शिफ्टिंग करते हैं, जो रेंट पे घर चेंज करते हैं ना, हम सब कहीं ना कहीं ऐसा कर ही रहे होते हैं। तो जुम्मा और इतवार बड़ी गाड़ियों पे पाबंदी है। अगर आप कोई लेके आएंगे ना कंटेनर टाइप चीज, तो आपको मुश्किलात हो सकती है, पुलिस नहीं जाने देगी। सो एहतियात से प्लान कीजिएगा। पता लगे पहले मालिक मकान खाली करा रहा हो, सामान लोड नहीं हो रहा और आप रास्ते में पड़े हैं। सो बी केयरफुल, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी कैन टॉक अबाउट। और ये हो गया। अब हम क्या करें, पॉलिटिकल सिचुएशन बात करें। पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। बड़े बड़े बयानात जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है 24 नवंबर को, और ये इसको कह रहे हैं कि ये डू एंड डाई किस्म का एहतजाज होगा। अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तरफ से लफ्जी गुलाबारी भी जारी है। कुछ मेरे लोगों से, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, आपके सूत्रों के अनुसार हुकूमत के अंदर कुछ तशवीश है इस कॉल को लेकर। इस कॉल को लेकर कोई तशवीश है, कितना है इस पे हम बात कर सकते हैं। जो अली अमीन गंडापुर है, आपने जैसा कि कहा, वो कहा जी कि अपने हक के लिए हम इस्लामाबाद जाएंगे। आई होप कि हक के लिए इस्लामाबाद आए और फिर नजर भी आए। जुल्म बर्बरियत के हम आदी हो चुके हैं, ये गंडापुर साहब ने कहा है। बार बार हमारे रास्ते रोकने हैं, शेलिंग करते हैं, हमारे रास्ते रोकते हैं। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं बैरिस्टर गौहर, वो भी इस मौके पर वोकल हुए। उन्होंने कहा जी PTI के जो मुख्तलिफ अहकामात हैं उनकी तकमील करनी है जो चेयरमैन PTI ने दिए हैं, और 24 नवंबर के एहतजाज में सब शरीक हैं। उन्होंने साथ ये भी अपील की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है, आपको पता है, वो फिर उनका भी एक स्टेटमेंट आना ज़रूरी है। वो ये कहती हैं कि तहरीक इंसाफ का काम ही है एहतजाज करना। PTI वाले गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। जबकि गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो है, उन्होंने ये कहा है कि 24 नवंबर को PTI ने एहतजाज की मिस कॉल नहीं मिस कॉल दी है। बालाजी मानी PTI एहतजाज से नहीं अदालतों से रिहा होंगे बात करने के लिए। और एक और डेवलपमेंट भी हुई है, इससे पहले कि आप अपने मेहमान की तरफ जाएं, एक डेवलपमेंट ये भी आ रही है, कुछ खबरें सोर्सेज से आ रही है कि जो बुशरा बीबी है, एलिया है खान साहब की, वो भी बाकायदा तौर पर उनकी एंट्री हो चुकी है पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, ये सोर्सेज से खबर आ रही है कि बाकायदा तौर पर उन्होंने कुछ मीटिंग्स भी अटेंड की हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी। और 24 का जो एहतजाज है, सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि उसमें भी उनकी इंटरवेंशन है, वो कंट्रोल कर रही हैं, उनकी से मौजूद है बुशरा बीबी। चलें जी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब होंगे, उनसे हम बात करेंगे इस सारी सिचुएशन से मुतालिक। लेकिन उनकी इजाजत से एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं। स्टे विद अस। सबसे आगे में कहेंगे आपको एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। वेलकम बैक। अच्छा जी, हम चूंकि ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं, शुएब शाहीन साहब सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर वकील भी हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, पॉलिसी हमने जाननी है, चूंकि सूरत हाल बड़ी गंभीर होती नजर आती है अगर ये एहतजाज जैसे तहरीक इंसाफ कह रही है। शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, और आपको सुबह खैर भी। ये जो तारीख है एहतजाज की वंस अगेन सामने आई है, बड़ी एंटिसिपेटेड थी, इस पर बात हो रही थी। अब की बार आप कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ कह रही है कि वापस नहीं जाएंगे जब तक मुतालिबात मान नहीं लिए जाते। एहतजाज कितना शदीद एक्सपेक्ट करें, और क्या वंस अगेन पूरा मुल्क, रास्ते, सब कुछ बंद करने का प्लान है? कुछ शेयर करें ना हमारे साथ। देखिए, इसकी अभी तो मॉडर्निटीज आएंगी, लेकिन एक बात तय है कि हमने इस्लामाबाद की तरफ रुख करना है और पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते। ये हमारा बेसिक एजेंडा है और ये खान साहब ने कॉल दी है, और हमने पूरी आवाम को, कौम को, लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, तलबा को, सबको हमने ये दावत देनी है और दी है कि वो इसमें शरीक हूँ। चूँकि इस वक्त जो सिचुएशन ये बन चुकी है कि जमहूरियत इन्होंने दफन कर दी है, अब वाहिद रास्ता एहतजाज का रह गया है, और जिसके लिए इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम निकलेगी और ये कठपुतली भाग जाएंगे, क्योंकि इनके पास ना अखलाकी जवाज़ है, ना सियासी जवाज़ है, ना आइनी और कानूनी जवाज़ है कि ये अपने आप को मुसल्लत कर पाएँ। और तमाम रास्ते जो इंसाफ के रास्ते हैं, कानून की बालादस्ती के रास्ते हैं, आइन की बालादस्ती के रास्ते हैं, वो सारे के सारे उन्होंने मसदूद कर दिए हैं। तो अब जब ऐसी सूरत हाल हो जाए। शुएब साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने सवाबी के जलसे में कहा था कि बानी PTI के लिए जान भी हाजिर है, और कारकुनों से भी अपील उन्होंने की कि इस मरतबा हर तरह की कुर्बानी जो है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। तो हम क्या समझे, क्या ये एहतजाज जो है ये पुरतशद्दुद हो सकता है? देखिए, हमने तो पहले भी कभी पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं किया, ना आइंदा कभी करने का इरादा है। उन्होंने ये कहा कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और हमने पहले भी कुर्बानियां दी हैं। हमारे अभी आपने देखा डी चौक में जिस दिन एहतजाज हुआ, वो अमन तरीन एहतजाज था, किसी ने किसी को नहीं मारा, सिवाय आपने देखा कि यूनिफॉर्म पर्सन्स गाड़ियां तोड़ रहे थे, लोगों को मार रहे थे, और 2000 से जायद अफराद हमारे गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी हमारी तरफ से कोई उसकी रिटेलिएशन नहीं थी, और हम अभी ये तवक्को रखेंगे
इस जो सो कॉल्ड जमहूरियत का दावा करने वाले लोग हैं कि आप वो सलूक करें जो कल आप बर्दाश्त कर सकें। आपने माजी करीब में देखा था कि जब ये लोग आए थे 2022 में या उससे पहले हमारे इख्तदार के ज़माने में, मौलाना फजल रहमान साहब 2 दफ़ा उन्होंने धरना दिया। बिलावल भुट्टो साहब आए और उन्होंने रेड जोन तक मार्च किया, सिंध से निकले और पूरा पंजाब हमारी ही हुकूमत थी, किसी जगह उनको रुकावट नहीं हुई। पीडीएम की तमाम जमातें इंक्लूडिंग मरियम नवाज आई थी, जिसका सो कॉल्ड नारा था महंगाई मुकाओ मार्च। महंगाई को क्या मुकाते, उन्होंने गरीबों को ही मार दिया। तो उस सूरत में भी हमने किसी जगह ना पर्चे किए ना रास्ते रोके। जमहूरी ताकतें या जमहूरी कुव्वतें या सियासी, लेकिन मौलाना को आपने उस टाइम पेशावर मोड़ तक महदूद किया था, आई रिमेंबर, और बड़ी सर्दी भी थी। बढ़िया, आई रिमेंबर कि आपकी गवर्नमेंट ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इनको ठंड के अंदर सपोर्ट दी जाए। उस वक्त कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा गया था। यस, यू राइट। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो आप कह रहे हैं कि एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, एक तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत हमें आने दे, दूसरा कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होंगे। कैसे आने देंगे आपको? अगर तैयारियां मुकम्मल हैं तो क्या तैयारियां हैं, कुछ हमें बताइए तो सही ना, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, तैयारियां तो हमारी ऑलमोस्ट मुकम्मल है, क्योंकि हमने कौम को मोबिलाइज करना है, आवाज देनी है, और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे। हम निहत्ते मासूम बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, खवातीन के साथ, बेटियों के साथ हम सब निकलेंगे। कौम निकलेगी अपने हुकूक को वापस करने के लिए, हासिल करने के लिए, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए। ये हम सबका फर्ज है और उसके लिए निकलना हमारा फर्ज है। तो शुएब साहब, उम्मीद कितनी है पीटीआई को? पीटीआई को उम्मीद कितनी है कि ये जो एहतजाज अब करने जा रहे हैं, इसके जरिए बानी पीटीआई को रिहा करवा लिया जाएगा, आप लोग कामयाब हो जाएंगे इसमें और अपने मुतालबात भी मनवा लेंगे? हम तवक्को रखते हैं कि हो सकता है कि इस 21 से पहले ही वो, 24 से पहले ही वो बाहर आ जाए। लेकिन अगर उन्होंने नहीं भी रखा तो इवन देन इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये लोग 218 मुकदमात बना के भी, इस करप्ट सिस्टम के होते हुए भी उन केसेस को चलाने में कामयाब नहीं हो पाए। वजह उसकी सिर्फ एक ही है कि ये सारे झूठे पर्चे हैं, झूठे मुकदमात हैं, और इन झूठे मुकदमात की एक लिमिट होती है। अब आर्जी तौर पर तो किसी को जेल में रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा। अच्छा, आपने मौलाना की इमामत में आपकी जमात ने नमाज भी अदा की, आपके बड़े अच्छे टाइज बनते बनते रह गए, फिर वो 26वीं तरमीम में आ गए। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद मौलाना के फिर कुछ डिफरेंसेस आए हैं हुकूमत के साथ, ऐसा लग रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं, और आपका एहतजाज भी सर पे आ गया है। तो क्या कोई राब्ता है मौलाना के साथ, JUI के साथ, कि वो भी आपके साथ शामिल हो जाए या दीगर पार्टियाँ? अभी ये मेरे नॉलेज में नहीं है। अलबत्ता बातचीत का सिलसिला हमारा सभी के साथ जारी है। अगर कोई और पार्टी शामिल होगी तो हमारे लिए खुशी का मकाम है और अच्छा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त पोजीशन में है, उन सब का फर्ज है कि वो बाहर निकलें, अपने कारकुनान को भी कहें, कौम को भी ऐलान करें, ताकि हम एक दफा। अच्छा शुएब साहब, एक और मसला भी है ना, वो ये कि आपकी पार्टी के अंदर जो है कई ग्रुप्स बने हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी पार्टी के लोग जो हैं उनकी जानिब से कई मरतबा कहा जा चुका है। हमने शौकत यूसुफजई साहब से भी पूछा था, आप शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि PTI में मरकजी सतह पर ग्रुप्स बने हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे? एक मरतबा क्लियर क्यों नहीं कर देते कि भाई कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, ये सिर्फ अफवाहें हैं? इसके पर आप क्या कहेंगे? देखें, जब पहली बात तो यह है कि कमेटी बनानी है खान साहब ने खुद, लिहाजा वो जो फैसला साजी का इसमें एहतजाज को लीड करना और एहतजाज के बारे में फैसला करने का अख्तियार होगा। दूसरी बात यह है कि इस हवाले से जो जब आप कोई मीटिंग करते हैं तो आपके दरमियान एक इख्तलाफ है, राय हुआ करता है किसी भी इशू के ऊपर, तो फिर जब कंक्लूजन हो जाता है तो फिर मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है तो ज़ाहिर है हमारे दरमियान जब कोई किसी भी मौजू पे डिस्कस होगी तो किसी का एक राय होगी कि दूसरे की दूसरी राय होगी, और उस राय के इख्तलाफ राय को आप ये नहीं कह सकते कि ये इख्तलाफ है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है बिफोर रीचिंग द फाइनल कंक्लूजन। तो जब फाइनल कंक्लूजन पे आप पहुंच जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो किसी की कोई राय नहीं है कि हमने इसकी एहतजाज के लिए ऑलरेडी तय था, इसीलिए स्वाबी का जलसा किया था, तारीख का जो तयन करना था खान साहब ने। हम चाहते थे कि आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचे, और अब सही बात है लोग भी सुनना चाहते हैं। एक तो मैं फिर उम्मीद करता हूं
कि तहरीक इंसाफ ज़रूर एहतजाज करे लेकिन पुरअमन हो, कोई जानी माली नुकसान पाकिस्तान का लोगों का ना हो। और हुकूमत से मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना पैनिक ना कर जाए कि एम्बुलेंसेज और स्कूल बसेस तक ना जा सकें। प्लीज़ ऐसा कुछ कीजिएगा ताकि किसी का नुकसान ना हो। पाकिस्तान को चलने दें, सियासी जमातें मिलकर अकल से फैसले करें ना, एक दूसरे से लड़ें ज़रूर सियासी तौर पे, लेकिन ऐसे ना करें कि मुल्क रुक जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आगे जो है एक तरीके से मुल्क चल भी रहा है, कुछ हल्की बुल्की जमहूरियत बढ़ भी रही है आगे। कराची में जो इंतखाबात हैं, जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात ज़िमनी, रिपोर्टेडली पीपल्स पार्टी वंस अगेन इट्स लीडिंग। पीपल्स पार्टी ने 11 में से 9 नशिस्तें जीत कर रिपोर्टेडली आयशा कामयाबी हासिल कर लिया है। पार्टी ने 4 चेयरमैन, 4 काउंसलर और 1 वाइस चेयरमैन की नशिस्त जो है वो हासिल कर लिया, जिसमें लियाकताबाद का इलाका है, मलीर का इलाका है, क्लिफ्टन और मॉडल कॉलोनी में चेयरमैन की नशिस्तें भी शामिल हैं। लेकिन अब इसके बाद ऊपर जो है एतराज़ात भी, आपको पता है इंतखाबात हमारे मुल्क में होते हैं तो उसके बाद अपोजिशन जमातें जो हार जाती हैं उनकी तरफ से एतराज़ात आने शुरू हो जाते हैं कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो हारता है वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसके ऊपर हमने करनी है, इस पे हमने बात करनी है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक की बात कर लें, एक ब्रेक ले लें, वापस आते हैं इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। हम कराची की सूरत हाल पे बात कर रहे थे। जिस वक्त स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का है। इससे पहले भी जमात इस्लामी ने, आपको मालूम है, जब मेयरशिप के लिए इलेक्शंस हुए थे तब भी जमात इस्लामी ने स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन शो की थी। गुलबर्ग से जमात इस्लामी ने उनके जो वाइस चेयरमैन है और मंगू पीर से कौंसलर की नशिस्त हासिल की है। ताहम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए हैं और एक नया तनाज़ा इस वक्त खड़ा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम ज़फ़र साहब मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं उनकी जमात का क्या मौक़िफ़ है और किन ग्राउंड्स के ऊपर जमात इस्लामी ये क्लेम कर रही है कि ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। मुनिम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और आपको सुबह खैर भी। आप ज़रा हमें बताइए आप के ये तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? क्या आप हार गए हैं इसलिए कह रहे हैं कि धांधली हुई है, या आपके पास कुछ सबूत भी मौजूद हैं इस सारे मामले में? देखिए, पीपल्स पार्टी की तारीख़ धांधली की तारीख़ है, पीपल्स पार्टी की तारीख़ कब्ज़े की तारीख़ है और पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर ये साबित किया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो धांधली पर यकीन रखती है। यही वजह है कि कल कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें 10 इलाकों के अंदर ये इंतखाबात हुए, 10 नशिस्तों पर ये इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में एक मरतबा फिर प्री पोल रिगिंग की गई, पोल डे रिगिंग की गई और आफ्टर पोल रिगिंग की गई। अब आप मुझे बताइए कि एक यूसी जो मॉडल टाउन की यूसी 7 है, इस यूसी में टोटल 5,500 वोट कास्ट हुए हैं। जमात इस्लामी को 3,100 के करीब वोट मिले, पीपल्स पार्टी को 1,000 वोट मिले। लेकिन ये वोट गिनते गिनते 5 बजे से रात 1:30 बजे तक ये गिनते रहे और आखिर में जो नतीजा आया वो 3,000 वोट को 2,500 कर दिया गया और पीपल्स पार्टी के 1,000 वोट को 4,500 कर दिया गया। ये है वो रिगिंग जो पोलिंग अमले के साथ पोलिंग अमले को डिप्यूट करके पीपल्स पार्टी करती है। जमात इस्लामी ने कोरंगी के यूसी 5 के एक वार्ड जीता। जमात इस्लामी के वोट 650 वोट थे, पीपल्स पार्टी के वोट 400 वोट थे। आप देखें कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पोलिंग से पहले 2,000 से ज़ायद वोट लियाकताबाद की एक यूसी के अंदर ऐसे वोट डाले गए कि जिसका जिम्मेदार मुनिम साहब ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये ठोस शवाहिद भी हैं और किस तरह से प्री पोल रिगिंग भी, पोल डे पर भी, फिर पोस्ट पोल रिगिंग भी की जा रही है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस है आपकी। आपने इलेक्शन कमीशन से इस सिलसिले में राब्ता किया है? जी, इलेक्शन कमीशन को हमने इलेक्शन से पहले भी खतूत लिखे और ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ हमने इलेक्शन कमीशन के गोश गुजार किए कि 2017 के कुछ शवाहिद भी आपने सबूत भी उनके हवाले किए हैं? हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, जी हमने लिस्टें उनके हवाले की हैं कि किस तरह ये वोट जो है वो डाले गए हैं और किस तरह मुंतकिल किएगा। अब एक फ़र्द कि जिसका ना मुस्तकिल पता कहीं वहाँ का है लियाकताबाद का, ना आर्जी पता लियाकताबाद का है, वो वोट किस तरह लियाकताबाद में ट्रांसफ़र हो गए, जबकि ख़ुद लोकल गवर्नमेंट का कायदा ज़ाब्ता लॉ कहता है कि किसी भी फ़र्द का कम अज़ कम मुस्तकिल पता या आर्जी पता में से कोई एक होना चाहिए। और ये 1-2 वोट नहीं है, 2,000 से ज़ायद वोट जो है वो इस तरह ट्रांसफ़र किए गए। ये प्री पोल धांधली है। पोस्ट पोल धांधली, पोलिंग डे धांधली ये है कि आपने पहले से लोगों को बैलेट पेपर पकड़ा दिए और वो बैलेट पेपर एक आदमी बैलेट डालने जा रहा है, वो उसके साथ 10 बैलेट और डाल रहा है। अब ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी इसके अंदर महारत रखती है। आपने देखा 2023 के बल्दियाती इंतखाबात में 192 वोट जमात इस्लामी के थे,
पीपल्स पार्टी के 173 वोट थे, 173 जीत गया, 192 हार गया। और मैं चैलेंज के साथ ये बात करता हूं, ये जो महारत वाली बात मुनीम जफर साहब आप कर रहे हैं, महारत तो इंतखाबी पॉलिटिक्स में आपकी जमात की भी कम नहीं है, जमात इस्लामी में। आप लोगों का जितना तजर्बा है, आप लोगों की जितनी एक तंजीम है स्ट्रीट्स के अंदर कराची के, मेरे ख्याल में शायद उतनी मजबूत आई बिलीव कराची में तो पीपल्स पार्टी भी नहीं है। आपकी तंजीम बहुत तगड़ी है, तो उसके बावजूद ये कैसे हो जाता है आपके साथ हर बार कि आप कहते हैं कि जी नहीं वो बड़ी महारत रखते हैं? क्या ताकत का, जोर का, असले का ऐसा कुछ इस्तेमाल हुआ है? ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट तो नहीं हुए हमारे सामने। नहीं, वो ये जो है वो रिगिंग के अंदर पीपल्स पार्टी महारत रखती है। इन्होंने DRO अपने लगाए, इन्होंने RO अपने लगाए, इन्होंने DEC अपने लगाए, इंटीरियर सिंध से ट्रांसफ़र करके लाते हैं, यहाँ डिप्यूट कर देते हैं और वो सारी धांधली के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब आप मुझे बताइए कि रात तकरीबन 8.5 घंटे तक हमारे लोग मौजूद रहे, धरना देके बैठे रहे DRO ऑफिस पर कि रिजल्ट दिया जाए। हमारे पास सारे फॉर्म 21 फॉर्म 11 मौजूद थे, यानी मॉडल टाउन के। लेकिन ये आपके वोटर्स के लिए फिर बहुत बड़ी मायूसी नहीं है मुनीम भाई? ये मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर कराची के मसाइल पे भी आते हैं कि ये आपके वोटर के लिए इतनी बड़ी मायूसी नहीं है कि वो मोबिलाइज होता है, वोट करता है, सारा साल आपके धर्रों में शामिल होता है और एंड पे लीडरशिप आके कह देती है कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, धांधली हो गई? कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं लाते आप? फिर आप कोर्ट्स के अंदर क्यों नहीं फाइट करते इन केसेस को? पहले हाफिज नईम साहब यही बात करते रहे, वोटर किधर जाए भाई? वोटर तो आपको सपोर्ट करने के लिए आता है, वोट करता है आपके लिए। देखिए, उसकी दादरसी मैं तो कराची के शहरियों को कराची के शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने 2023 के इंतखाबात में एतमाद का इज़हार किया, ज़िमनी इंतखाबात मई 2023 में जमात इस्लामी पे एतमाद किया, 24 के आम इंतखाबात के अंदर ये तो सारे फॉर्म 47 के लोग मुसल्लत कर दिए गए, वरना जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह 7.25 लाख वोट कराची शहर से हासिल किए। और कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर चुका है। ये पीपल्स पार्टी रिगिंग करके आती है। ठीक है मुनीम साहब, आगे का लाया अमल बता दीजिए, लियाकताबाद और मॉडल टाउन आगे क्या करने जा रही है जमात इस्लामी, इसको किस तरह से फाइट करेगी? देखें, जमात इस्लामी ने 2023 के इंतखाबात के बाद भी हमने हर दरवाज़ा खटखटाया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हो, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट हो, सड़कों पे, गलियों पे, मोहल्लों में, चौक चौराहों पे, हर जगह हमने एहतजाज किया। हम आज भी ट्रिब्यूनल के अंदर मौजूद हैं। अब आप बताइए, ये हमारा गला सड़ा निज़ाम है कि ट्रिब्यूनल के अंदर पिछले 16 महीने से, यानी 19 जून 2023 के बाद से आज तक ट्रिब्यूनल के अंदर हमारे केसेस मौजूद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने भेजा, 15 यूसीस के हमारे पास नताइज मौजूद थे, हम जीत चुके थे और मेयर तो जमात इस्लामी का बनना था, लेकिन सबके बावजूद डाका डाला गया मैंडेट के ऊपर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी फाइट किया, अब भी फाइट करेंगे। ये तो आवाम को रियासत से बदजन करने का अमल है। लेकिन फाइट भी पता है आप करते हैं ना, आप 1-2 दिन के धरने करते हैं, जुलूस निकालते हैं शाहराए कायद के ऊपर और फिर आप गायब हो जाते हैं। आपका वोटर अल्टीमेटली अब आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि वो अगर आपके लिए वोट करने निकला है ना, तो लीडरशिप उसके हक के लिए फाइट करे, लीडरशिप उसका हक उसको लेके दे, अगर आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है। चले, मेरे पास टाइम कम है, मैं इससे आगे बढ़ जाता हूँ, मेरे पास टाइम कम है। मुझे क्विकली ये बताइए, आप कराची के अमीर है, कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, बहुत बड़ा शहर है और उसके मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि जी हमने बहुत से मसाइल हल कर दिए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सेहत है, तालीम है। आप कहते हैं मसाइल है, जरा बताइए आपके मतमे नजर आपका क्या है इसके ऊपर? क्या कराची में अभी उतने बड़े मसाइल हैं? पीपल्स पार्टी तो कहती है हम इसलिए मकबूल है कि हमने काम किया वहां पे। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी कहती है मसाइल हल कर दिए हैं तो आप फिर जो है वो कुल अल्लाह पढ़ लीजिए। पीपल्स पार्टी का ये कहना ही बिल्कुल दाल में काला, क्या पूरी दाल ही काली है कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कराची को लूटा है, खसूटा है, पैसों पकड़ो पार्टी है ये। यानी हर तरह से कराची के लोगों को, जो कराची जो पूरे पाकिस्तान सूबे को चलाता है, 95% रेवेन्यू सूबे का कराची देता है, कराची पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह चलाता है, हमें इस बात पे फ़ख्र है। लेकिन इस शहर के अंदर पानी के कतरे में का इजाफा नहीं हुआ, 19 साल से पीपल्स पार्टी जवाब दे। इस शहर में कचरा उठाने का निज़ाम पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी का मेयर, काबिज मेयर, गटर के ढक्कन तक लोगों को नहीं दे सका। बारिशें होती हैं, हमारे बच्चे बह जाते हैं। इस सूबे की सूरत-ए-हाल ये है कि 73 लाख बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं। ये है पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। अगर ये पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है तो लोगों को देख लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने 16 साल से मुस्तकिल बरसर इक़्तिदार रही है
और ये कराची के शहरियों का खून कर रही है, जेबों पे डाका डाल रही है और कुछ डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं है। बारिशें होती हैं, एक दिन में सड़क बह जाती है। आप ये राइट रिजर्व रखते हैं कि आप तनकीद कर सकते हैं। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक कमेंट आपका लेना चाहूंगी। जमात इस्लामी जो है वो यंगस्टर्स के लिए, यूथ के लिए भी काफी काम कर रही है, जो कि बड़ा अच्छा काम है। इसके ऊपर आपका कमेंट। देखिए जी, जमात इस्लामी जिस तरह के हालात हैं इसमें नौजवान रियासत से मायूस हो रहे हैं। ये जमात इस्लामी है कि नौजवानों को इंटैक्ट करती है। हमने IT का प्रोग्राम बड़े पैमाने पे लॉन्च किया कराची में और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में 10 लाख नौजवानों को हम IT की स्किल से आरास्ता करने जा रहे हैं। उनको इंशाअल्लाह ताला अपने कदमों पे खड़ा करने जा रहे हैं और कराची के अंदर हमने 50,000 नौजवानों को इस IT स्किल के ज़रिए हमने पास आउट किया है पिछले 2 साल में। और हमारा बनो काबिल 4.0 प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च हो गया है। इसके हमारे टेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया है और 17 तारीख को भी। और इसी आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आप अपने इक़दामात का जिक्र किया। मैं सराहता हूँ कराची की जो जमात इस्लामी की तंजीम अपने तौर पे लोगों की मदद के लिए काम करती है। आई हैव सीन इट प्रैक्टिकली, इट्स गुड, सब तंजीमों को करना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये जो जमात इस्लामी है इसका वोटर ज़रूर इनसे करे कि हमारे वोट्स का हक, अगर आप समझते हैं कि मैंडेट आपका है तो हमें दिलाया क्यों नहीं जाता? क्या आपकी फ़ाइट में कोई कमी है? क्या मसला है? हर दफ़ा जमात इस्लामी कहती है हमारा वोट ज़्यादा है, सीटें नहीं होती। अब भी जब हम बात करें 11 में से 9 सीटें पीपल्स पार्टी ने 12 रिपोर्टेडली जीत ली हैं। अब जमात इस्लामी जो धांधली का इल्जाम लगा रही है वो किस जानिब जाती है, इसके हवाले से आपको बहरहाल हम आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहें। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हमें बात करनी है एक ऐसे अहम इशू की जो कि सबका इशू बन चुका है। ऑलमोस्ट हर बंदा जो है ना वो इससे मुतासिर हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जो मोबाइल फ़ोन या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि इंटरनेट मुसलसल स्लो है और लोगों को VPN इस्तेमाल करना पड़ता है अगर उनको कुछ ऐप्स वगैरह इस्तेमाल करनी है। अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि VPN की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी की जाएगी और इस मामले में नया मोड़ आ चुका है जब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसकी जानिब से एक बयान आया और उन्होंने कहा कि गैर रजिस्टर्ड VPNs जो हैं वो दहशतगर्दों को अपनी शनाख्त छिपाने और फहश मवाद तक रसाई के लिए आसान हो रही हैं, इसलिए इनको रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसका कहना है कि मुल्क में हज़ारों ऐसे गैर अखलाकी और गुस्ताखाना मफाद वाले URLs को ब्लॉक किया जा चुका है। PTA जो VPNs की वाइट लिस्टिंग है इस पर भी इस वक्त जोर दे रहा है। क्या इसके पीछे भी ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है समाज? जो कि कल बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि VPNs के मामले पे भी मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। पाकिस्तान के अवाम की वैसे ही बड़ी तशवीश है इंटरनेट के ऊपर, जिस तरह की हरकत सकनात जारी हैं PTA की तरफ से, लोग परेशान रहते हैं, खासतौर पर हमारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिस्कस करें, क्योंकि इंटरनेट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मेरी कोई नेटवर्किंग सिर्फ नहीं है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट। मैंने इस पर पढ़ना है, रिसर्च करनी है, मैंने बीइंग एन एंकर इसके ऊपर रिसर्च करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो सबको बिजनेस करना है, हमें हेल्प करी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पर बात करें। तो हमने एक ऐसा ही मौजूद आपके लिए फॉर्म किया। हमारे साथ असद बेग हैं, आप इनको जानते हैं, ही अंडरस्टैंड्स दिस होल सिनेरियो वाइज भी इनका सब्जेक्ट है, डिजिटल मामलात के एक्सपर्ट है। असद से हम जरा पूछते हैं कि वो हमें क्या रहनुमाई दे सकते हैं। असद, सबसे पहले तो अपना ओवरव्यू हमारे सामने रखिए VPNs को लेकर। जिस तरह का PTA का थॉट है कि ये मिसयूज हो रहे हैं, आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं और क्या दुनिया में भी ऐसी एग्जांपल्स हैं VPNs को लेकर जब आप राइट नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल टू X ट्विटर तक, तो फिर लोग यूज़ करते हैं? देखिए, अगर आप इसको होलिस्टिकली देखें ना कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आपको नज़र आता है कि ट्रेंड बनता है। अब ट्रेंड क्या बनता है? सबसे पहले ट्विटर बंद होता है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें होती हैं, फिर अब VPNs की बात आ रही। तो जो ओवरऑल प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है वो सिर्फ एक VPN का मसला नहीं, ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो अप्रोच का प्रॉब्लम है। और वो अप्रोच ये है कि मैं बार बार ये बात करता हूँ, आपके शो में बहुत दफ़ा हमने बात की है कि जो लॉज हैं वो इंटरनेट से डर के बनाए जा रहे हैं, विच इज़ इन माई कंसर्न बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए एज अ कंट्री। बहुत अहम बात। हाँ, और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अभी हमारा, अगेन ये मेरा व्यू है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारे गवर्नमेंट का ये व्यू है कि इंटरनेट पे बहुत ख़तरनाक मवाद भी है लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ये बिल्कुल वैसी अप्रोच है कि आप स्मॉग के लिए पूरे शहर को बंद कर दें, ओके, राइट, और आप ये कहेंगे बस अब घर से बाहर नहीं निकलना, आपने घर में रहना है, तो शायद कुछ बचत हो जाए आपकी। लेकिन क्या ऐसे आप बेसिक कॉज को एड्रेस ना करें आप? राइट, सो बेसिक कॉज को आप देखें। आपको ये समझना है कि इंटरनेट हमारे पास वो वाहिद ज़रिया है, या उन वाहिद ज़रियों में से जो थोड़े से हमारे पास ज़राए मौजूद हैं उनमें से एक है जिससे हम मुल्क
को तरक्की करवा सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जो नास्डैक का इंडेक्स है उसमें आप जिनको मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं, यानी कि दुनिया की वो टॉप कंपनीज 7 कंपनीज जिनकी सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, सारी की सारी इंटरनेट बेस्ड है, जिसमें सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जिसमें एनवीडिया है, जिसमें पाक। तो इसी से सिर्फ आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब जो टाइम है वो सिर्फ तरक्की का टाइम है इंटरनेट के। बिल्कुल, इस हकीकत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। ये बताइए, जो वीपीएन के पेड वर्जन, अनपेड वर्जन, रजिस्टर्ड, गैर रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, इनमें डिफरेंस क्या है? और ये जो एक जवाब पेश किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि दहशतगर्दों को अपनी शनाख्त छुपाने में मदद मिलती है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इनकी वाइट लिस्टिंग की जाए, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है। हम कंप्लीटली इस बात से एग्री करते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारे इश्यूज हैं, इंटरनेट के कंटेंट में बहुत सारे इश्यूज हैं, रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर आप यूके में देखें, आईसिस ने फॉर इंस्टेंस ट्विटर को किस तरह इस्तेमाल किया था रेडिकलाइजेशन करने के लिए, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सो वी डोंट डिसएग्री विद द गवर्नमेंट ऑन दिस। इज इट इनफ? ये गवर्नमेंट ने जो एक दिया है जवाब, यही सवाल है कि अब इसको अगर 1 मिनट एग्जांपल लें, मुझे तो मजाइका खेज लगती है फ्रैंकली। नंबर 1, क्या कोई डेटा ऐसा है ग्लोबली हमारे पास, कोई स्टडी है, हमें बताएं कोई स्टडी आपने की है हमारे पास? मुझे तो वो नहीं पता जी। ठीक है, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मुझे समझाएं कि अगर कोई स्टडी है जहां पे ये काम करने से ये काम हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जो वाइट लिस्टेड वीपीएन्स हैं, क्या आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो फिर क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो वाइट लिस्टेड वीपीएन्स हैं उनसे पोर्नोग्राफी या जो टेररिस्ट की कम्युनिकेशन है वो हो सके? ऑब्वियसली हो सकती है। तो द पॉइंट इज कि अल्टीमेटली ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसका नुकसान कितना है, फायदा कितना है, और अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ओपननेस की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए वंस अगैन मैं इसको बहुत ज़्यादा एडवोकेट नहीं करता, बट जनरली जो कम्युनिकेशंस का स्ट्रक्चर है वो अब विद द इंटरनेट ओपन होगा। मसलन अब जो नया आइडिया ऑफ डिजिटल मनी है वो क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, सही है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ओपन है, आप किसी को भी ट्रांसफर। सो गवर्नमेंट्स का उस पर ये कंसर्न है कि वो टेररिस्ट के फंडिंग में इस्तेमाल हो सकती है, बट क्या उसका तरीका ये है कि हम जिस तरह हमने किया हुआ फॉर इंस्टेंस बिल्कुल बंद कर दें? मुझे लगता है कि उसके बेहतर तरीके ये है कि आप उस चीज़ों को एक्सप्लॉइट करें अपने मामला। मैं बिलावल की स्टेटमेंट को बार-बार इसलिए कोट कर रहा हूं, एक तो बड़े वोकल है एंड आई बिलीव इन हिम समहाउ कि वो थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी मामलात को समझते हैं, यंग लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं। कल उन्होंने कहा कि जो वीपीएन की बात करें उनको पता ही नहीं है वीपीएन क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे भी ये लगता है कि जो लोग इंटरनेट पे हमारी पॉलिसीज बना रहे हैं, नॉट ऑल, लेकिन मेजॉरिटी शायद ऐसा है कि जो इसकी न तो सिग्निफिकेंस को समझता है और न उन फैसलों के असरात को समझता है जो हो रहे हैं, जिस पे आप और मैं बात करें। आपका क्या टेक है? आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस। और मैं हंस ले रहा था बिकॉज मैंने बहुत सारे ट्वीट्स इस तरह के पढ़े थे कि बूमर्स बैठे हुए हैं और वो पॉलिसीज बना रहे हैं, एंड आई डोंट डिसएग्री विद दैट फ्रैंकली स्पीक। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और यही मेरा मसला है कि जब तक आप अपनी वो लोकल इंडस्ट्री के लोगों से टच अपॉन, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, फेसबुक इज वन ऑफ द मेटा, यानी कि जिस कंपनी का नाम है वो वन ऑफ द मैग्निफिसेंट 7 है इस वक्त। ठीक है, आपका ख्याल क्या है कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने बनाई थी या अमेरिकन गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे ज़करबर्ग को? नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट ने सिर्फ एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था जिसमें एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, यू नो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप इनेबल करते हैं, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, जब आप उसको इनेबल करेंगे तो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, तो तरक्की होगी। उनको बंद करने से मैंने नहीं ख्याल। एक लास्ट क्वेश्चन जो है कर लेते हैं जाने से पहले, वो ये कि ये जो इंटरनेट हमारे मुल्क में स्लो है एंड देन फायरवॉल की जो बात है, इससे आपको क्या लगता है जो हमारा बिजनेस है, स्पेशली हम टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से रिलेटेड जो है, कितना मुतासर हुआ है अभी तक? देखिए मैं बहुत सिंपल सी आपको बताऊँ, ये चीज़ मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की और बहुत क्लोजली भी देखी है कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं अबाउट देयर बिजनेस। जहाँ पे उनको कहीं पे थोड़ा सा भी इशू नजर आता है, वो फौरी तौर पे वहाँ से एक्सोडस वाली बात करते हैं। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। आप देखें हमारे इर्द गिर्द क्या है, हमारे इर्द गिर्द दुबई है, यूएई है, थाईलैंड है, भारत है, ये वो सारी मुल्क हैं जहाँ पे जिन्होंने अपने ओपन किए हुए हैं, इन्होंने अपने नोमैड, डिजिटल नोमैड वीजास दिए हुए हैं। सो बेसिकली दिस इज द टाइम एक्चुअली शॉर्ट है। जी, वक्त की जरूरत है, ये यूथ है वो वहाँ जाके अब काम करना प्रेफर करते हैं। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट जब हम खुद कर सकते हैं, और हम अब कहीं ना कहीं हम ऐसी मंतक को लेके आ रहे हैं, बीच में डिबेटेबल टॉपिक है, हम ले लेते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज आप हमारी बहुत हेल्प करते हैं इसमें। एक क्विक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए।
वेलकम बैक। बहुत सारे टैलेंटेड लोगों से तो आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, देयर आर हीरोज। आज हमारे साथ जो हीरो मौजूद है उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। प्रोफेशन के लिहाज से एक साइकिलिस्ट है और कमाल कर रही है। अज़्मा हौसले की एक अच्छी एग्जाम्पल है। टैबूज़ को तोड़ा है, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाली समरीन खान, जिनको आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। साइकिलिंग का इनको शौक है। इस्लामाबाद से अब बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आ गई हैं सिंस 12 ईयर्स ऑफ एज। उस वक्त से साइकिलिंग सिखा भी रही हैं। हमने ज़रूरी समझा वक्त चूँकि मेरे पास टाइट है तो मैं चाहता हूँ क्विकली हम समरीन की जानिब जाएं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और इनसे हम बात करें। वेलकम टू सबसे आगे। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक। आप सो ग्लैड टू हैव यू। क्विकली हमें ये बताइए ये कब से चल रहा है और कितना ज़बरदस्त चल रहा है, ये तो हमें मालूम है। कब से ये सफ़र चल रहा है? ऑलमोस्ट 9 ईयर्स। गर्ल साइकिलिंग स्क्वाड को स्टार्ट किए हुए 5 ईयर्स और ख़ुद 2016 से मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की एज अ बिगिनर। और फिर मतलब साइकिल चलाने आती थी मुझे, मैं कोयटा में भी चलाती होती थी, बट इनसाइड माय हाउस मतलब उस वक्त इतना वो आइडिया ही नहीं था कि इट्स फॉर मी और मैं भी कर सकती हूँ और मुझे बाहर भी जाना चाहिए। वहाँ पर तो ऐसा कोई माइंड सेट ही नहीं था ना। तो यहाँ पर आके फिर रियलाइज़ हुआ कि येस, रोड्स आर लिटिल फ्रेंडली, पीपल आर समहाउ अंडरस्टैंडिंग। तो फिर वो एक्सेप्ट हो गया। और ये डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे भी रोड पे हैं काफ़ी सारी, बट स्टिल वी फेस इट एंड वी मैनेज समहाउ टू कैरी ऑन आवर एक्टिविटी। चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े जब आपने स्टार्ट किया फ्रॉम कोयटा बलूचिस्तान? स्टार्टिंग से अब तक तो मैनी चैलेंजेस। सबसे पहले तो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, बिकॉज आपको साइकिल चाहिए होती है। तो साइकिल इज़ लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव। लोग जब सुनते हैं वो कहते हैं अच्छा जब मोटर बाइक खरीद लेते हैं, क्योंकि एक माउंटेन बाइक सिंपल सी अगर आप लेने जाए ना, गेयर्स वाली जो आपकी बाइक होती है वही आपको 40-50,000 की मिलती है। तो जो हम प्रोफेशनल्स हैं, मतलब प्रोफेशनल में आई 2022 में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह साइकिलिंग फेडरेशन से जब कॉल आई और मैंने ट्रायल दिया तो आई वाज सिलेक्टेड फॉर KPK वुमेन्स टीम। तो मैं 2022 से अपने अवार्ड्स के बारे में बताएं, ये कहाँ ज़्यादा रखे हुए हैं माशाल्लाह। कितनी कुछ थोड़ा सा बताइए ना, हमें कोई दिखा भी सकती हैं आप? एक अवार्ड तो हम रख नहीं सके जो सबसे प्रेस्टीजियस है, उसका जिक्र मैं करना चाहूँगी। 2023 में मुझे HBL PSL की तरफ से आवर हीरो का टाइटल दिया गया था जी। और ये जो आप गोल्डन ट्रॉफी देखें, ये मुझे UN के अंडर ऑर्गेनाइजेशन है YPLO, उन्होंने मुझे जेंडर इक्वालिटी पे दी थी, बिकॉज आई एम एम्पावरिंग वुमेन थ्रू स्पोर्ट्स, यू नो। और जो मेडल्स हैं उसमें चैंपियनशिप का एक मेडल है जो ब्रॉन्ज मेडल है, जो हमारी गवादर में हुई थी। इसके अलावा मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो दे आर फ्रॉम रनिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ रनर। अब तो मैंने काफ़ी सारी हाफ मैराथन की हुई है। नाउ आई एम प्लानिंग फॉर अ फुल 23 किलोमीटर दौड़ी आप? जी बिल्कुल। और इसके अलावा अभी हम 42 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी कमिंग संडे वी हैव अ डुअथलॉन इन इस्लामाबाद, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ इंशाल्लाह, और मेरी मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। विल बी साइकिलिंग एंड रनिंग बोथ। क्या ट्रेंड है खवातीन के अंदर? आप तो खुद एक अच्छी एग्जांपल है श्री, दैट्स व्हाई यू सिटिंग हियर। लड़कियों की टेंडेंसी है इस तरफ आने की, क्या देख रही हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब बिलीव मी कि मुझे इतनी खुशी है। आई एम सो ब्लेस्ड टू इनॉग्रेट गर्ल साइकिलिंग स्क्वाड, बिकॉज लड़कियों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है जहाँ पे हर एज की फीमेल्स को मैंने वेलकम किया है, बिकॉज देयर इज नो प्लेटफॉर्म जहाँ उनको सिखाया जा सके। क्योंकि हमारे जो फेडरेशंस हैं या इस तरह के, वो तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, वो तो आम लोगों को तो एड्रेस नहीं करते। तो अगर एक फीमेल है जो 50 ईयर ओल्ड है, जो 40 ईयर ओल्ड, वो कहाँ जाएगी? वो साइकिलिंग कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मैं आपके पास आती है? बिल्कुल आपके पास आती है? बिल्कुल मेरे पास एक मैं जिक्र करूंगी, ज़रफ़िशा इज वन ऑफ आवर वेरी रेगुलर मेंबर एंड शी इज अ ग्रैंड मदर। तो फिर भी वो आती हैं और वो रेगुलर हैं और वो वी लव टू सी ज़रफ़िशा समटाइम्स ऑन आवर शो। वो साइकिलिंग करी है एज अ ग्रैंड मदर, तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ओके, गिलगित से खुंजराब तक का आपने सफर किया था, वो सफर आपका कैसा रहा एंड सोचा कैसे? वो बस एक जुनून था और वो बहुत पहले से था। 2018 में भी मैंने एक अटेम्प्ट की थी जो चैलेंजेस की वजह से इनकम्प्लीट रह गया। हमें अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ अपडेट पे जाना है। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपसे बात करते रहेंगे, अपने डिजिट चाहने वालों तक कुछ और कंटेंट भी पहुंचाएंगे समरीन से रिलेटेड, लेकिन फिर वक्त एक क्विक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल बी हैविंग अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर ऑफ यू। तमाम म्यूजिक लवर्स के लिए एक बहुत जबरदस्त शख्सियत से आपको मिलवाना है हमने। ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो अब होने वाली हैं ख़त्म, क्योंकि अब हमारे साथ वो सरप्राइज़ मौजूद है जिसका जिक्र इमरान ने किया था ब्रेक पर जाने से पहले। और वो सरप्राइज़ है एक शख्सियत जो कि आपकी, मेरी, इमरान की, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं ना, उन सब की बहुत चाहने वाली हैं। वो गुलकार भी हैं, वो कंपोज़र भी हैं, वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, इसके साथ साथ गाने लिखते भी हैं और उनकी बड़ी खिदमत है म्यूज़िक के लिए। ऐसा म्यूज़िक उन्होंने बनाया कि जो सुनने वाले हैं वो कहते हैं कि बस हम सुनते ही रह जाएँ। साउंड ट्रैक्स बनाने
गाने के किंग हैं, हमारे दिल के बहुत करीब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी बनाई हुई चीज़ें जब वो खुद गाते हैं उनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। और हर बंदे की लाइफ स्टोरी या लव स्टोरी के कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना। शुजा का एक गाना है नवाज़ करम मेहरबानियाँ, वो आई मीन दैट गोज विद मी फॉर माई लाइफ। लेकिन हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले हम आपको दिखाएंगे उनके हवाले से। हमारे पास वी हैव अ मैशअप टू शेयर विद यू, वो दिखा के देन शुजा विल बी लाइव विद अस। जरा देखिए इसको और वापस आइए जी। वी हैव विद अस नन अदर देन शुजा हैदर लाइव हमारे साथ वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनके म्यूज़िक को सेलिब्रेट करते हैं। शुजा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप, कैसी आपकी सुबह हुई, ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आयशा, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए आप कैसी है? हमने आपको सुबह उठा के ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं, मैं सुबह ही उठता हूँ। मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस रेयर म्यूजिशियंस जो सुबह 8 बजे उठ के म्यूजिक बना रहे हैं। सो आई लव वर्किंग एट द डे टाइम, सुबह अर्ली मॉर्निंग, और जल्दी खत्म करने को दिल चाहता है ताकि इसके बाद फिर फैमिली को भी टाइम दें। डे स्टार्ट्स अर्ली। Usually it is said कि वो जो creativity का aspect होता है शुजा, that works more in the night and a late night time for the creators, but you say it also does in the morning. ऐसे भी होता? No, there is no magic behind it. It's just a habit. कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो रात को ही ज्यादा they are comfortable working, लेकिन मेरी शुरू से ही आदत है, बिकॉज मैं मेरे अब्बू के साथ जब हम लोग प्रैक्टिस भी क्या करते थे तो वो सुबह ही करते थे। 7 बजे उठना, मैं खुद चाय बना के देता था उनको, और फिर हम प्रैक्टिस किया करते थे। तब से मुझे यही आदत है सुबह। अच्छा, बाकी फॉर्मल क्वेश्चंस तो जो चलते रहते हैं बाद में होंगे। मुझे फील हो रहा है कि शुजा हैदर का म्यूजिक कंपैरेटिवली जिस पेस से पहले आता था या आ रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। इज इट जस्ट अ फीलिंग ऑफ माइंड या फिर वाकई ऐसा है? थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं, बिल्कुल आपकी फीलिंग नहीं है, ये फैक्ट है। बाकी में मेरा बहुत कम म्यूजिक मैंने पिछले 2-3 साल में किया है। उसकी कुछ वजूहात ये भी थी कि मैं स्पेशली जब कोविड टाइम्स आए थे तो कुछ दोस्तों के साथ कुछ लोग चले गए, कुछ जान पहचान के लोग थे वो चले गए, कुछ इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जिंदगी पे, आपकी सोच पे। तो मैंने 1-2 साल ब्रेक मैंने लिया म्यूजिक से, और सब लोग जानते हैं पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में। आई रिसेंटली एक्चुअली वापस से अपने स्टूडियो में आया हूँ, मुझे कोई 1 साल हुआ है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बिगिन माय जर्नी अगेन, बिकॉज इतना सारा म्यूजिक बनाया मैंने। 2005 से शुरू हुए, और कोक स्टूडियो, OSTs, बहुत सारे गाने, और मुझे ये भी लगा कि मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा तो मैं कहीं जेनेरिक ना हो जाऊं, मैं कहीं बहुत पुराना ना हो जाऊं। आई नीड अ ब्रेक। सो मैंने ब्रेक लिया। कुछ अर्से पहले भी फैसल कबाड़िया मेरे पास आए थे, तो हम दोनों ब्रेक के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ब्रेक होनी चाहिए, जिस तरह आप लोग कभी कभी लेते हैं ब्रेक। आई थिंक मैंने भी ब्रेक लिया। सो नाउ आई एम बैक। उस ब्रेक में हमने आपको बहुत मिस किया, जैसे कि मान कह रहे हैं, हमने बड़ा मिस किया, और हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपके नए म्यूजिक के लिए। आई होप कि हम जल्दी सुनेंगे। थोड़े से आपके काम की बात करते हैं। आपने OSTs किए, हम के लिए आपने बड़े OST, मन मायल, उसके बाद ये सलाहुद्दीन अयूबी का या रब्बी जो है OST, वो सनम की बात कर ले, दिल बंजारा की बात कर ले, दोबारा की बात कर ले। मूवीज़ के लिए आपने बड़ा म्यूज़िक दिया, जिसमें 2 जो हैं बड़े नाम, बोल और खुदा के लिए। इस तरह के प्रोजेक्ट्स का जब आप हिस्सा बनते हैं तो कैसी फीलिंग होती है? क्योंकि बोल और खुदा के लिए वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था सोसाइटी के ऊपर। एब्सोल्युटली। एक तो शुएब साहब के साथ काम कर रहे थे, और उस वक्त आई वाज वेरी यंग एक्चुअली। मुझे शुएब साहब का पता नहीं था कि ये वही हैं जिन्होंने दिल दिल पाकिस्तान लिखा है, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं हमारी इंडस्ट्री में। फ्रॉम 50-50 टू आप कौन नहीं जानता शुएब साहब के जो उनके जो क्या कहते हैं उसको, तख्लीकी जो कारनामे हैं। तो मैं बहुत ही अमेज था, और दूसरा है कि उनकी सपोर्ट बहुत अच्छी थी, एंड बड़ा मजा आया। आई लर्न अ लॉट एक्चुअली। वो मेरे बहुत ही अर्ली ईयर्स में मैंने वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुझे मिले, और सोचो कि मैं जब बहुत नया मैंने म्यूजिक शुरू किया था तो उसी वक्त ही मुझे स्ट्रिंग्स का एल्बम प्रोड्यूस होने के लिए मिल गया। तो आई वाज लाइक रियली। नहीं सर, आपने जो आप उस वक्त जब लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको नहीं जाना था, हम तो आपकी म्यूज़िक को उस वक्त फॉलो करते थे थ्रू यूट्यूब एंड ऑल, और हमें पता था कि इस शख्स के अंदर क्या है, और फिर वक्त के साथ वो प्रूव हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप जैसे म्यूजिशियंस अब हमारे मेन स्ट्रीम पे हमारी म्यूज़िक का चेहरा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो लोग जो कि चेहरा बन जाते हैं लेकिन अल्टीमेटली लोग कहते हैं यार ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको लोग सुने जा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें टेक्निकली है, जब आप एक OST बनाते हैं ना, आई नो कि जो प्रोजेक्ट हेड होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो सर पे बैठा होता है, राइटर बैठा होता है कि यार मुझे ये चाहिए, कैरेक्टर्स की डिमांड, स्टोरी की डिमांड, फिर भी उसके अंदर अपनी सोल पुट करना कि लोग उसको बीइंग शुजा हैदर प्रोडक्ट पसंद करें। आई थिंक इट्स एन आर्ट। हाउ डज दिस मैजिक हैपन? ये कैसे होता है?
यार बहुत ही अच्छा सवाल किया। और पहले तो आयशा से मैं बोलूंगा, आयशा ने बहुत ही मेरे बारे में मास्टर्स किया हुआ है। मेरे वो गाने मैं बिल्कुल भी भूला हुआ हूँ, तो आयशा ने भी उन गानों का भी जिक्र किया। आयशा स्पोक अबाउट सनम एंड थैंक यू सो मच बिकॉज इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। लेकिन आपके सवाल पे आते हैं वापस। यार बेसिकली होता ऐसा है कि लोग आपके सर पे खड़े तो होते हैं, लेकिन मेरे सर पे नहीं खड़े होते। बहुत ही मैं आई फील प्रिविलेज्ड कि मुझे कभी इतना नोक झोंक नहीं होती है। मैं सिर्फ ड्रामे का हल्का सा मौजूद सुनता हूँ, और फिर क्योंकि मैं खुद ही लिखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बस आप सब चले जाओ, मुझे बनाने दो, मुझे मेरे जोन में रहने दो, चाहे वो एक दिन लगे, हफ्ता लगे। तो मुझे वो फ्रीडम मिलता है तो मैं कुछ कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि कभी आपको फ्रीडम नहीं मिलता, डिक्टेट करते हो, और उसमें हमेशा बुरी चीज ही बनती है। सॉलिट्यूड आपको चाहिए होता है मैजिक को क्रिएट करने के लिए। शुजा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। आपके म्यूज़िक का इंट्रोडक्शन मेरे साथ जो हुआ था ना, वो उसी गाने से जिसका जिक्र इमरान ने किया था, नवाज़िशें करम मेहरबानियाँ सुनी नहीं। ज़रा अगर आप सुना दें थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए और हमारे लिए। श्योर। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। ये आरज़ू थी के देखे दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं। कनीज़े हैं राजाओं की सोनी सोनी रानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। Thank you. Okay, wow, this is amazing. मैं चाहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस पे ना रहे। कोई गाना ऐसा जो आपने बनाया है शुजा, दैट यू फील लाइक यू नो कि उसको मैं दोबारा से क्रिएट करूँ, वो कोई ऐसी चीज़। वैसे तो आर्टिस्ट कभी भी अपने काम से मुतमईन नहीं होता है, ट्रू आर्टिस्ट ऑलवेज वांट्स कि उसमें कुछ बेहतरी आए। कोई ऐसी चीज़ जो आप सोचते हैं कि यार ये मैं दोबारा से करूँ तो शायद उससे बहुत अच्छी कर लूँ, या कुछ रह गया इसमें, एनीथिंग, कोई ऐसा प्रोजेक्ट? यार मुझे लगता है कि जो आई डोंट कॉल माय सेल्फ अ जेन्युइन म्यूजिशियन, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत स्टूडेंट लेवल का म्यूजिशियन हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक दफा कुछ चीज बन जाती है ना, उसको वापस छेड़ना नहीं चाहिए। आर्ट एक दफा बन गया तो अब उसको जाने दो, अब वो लोगों की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर घुस के दोबारा उसको बनाते रहना मेरी हैबिट नहीं है। मैंने जब कोक भी कर रहा था तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि आई एम नॉट गोना डू कवर्स, आई एम गोना डू ओरिजिनल्स। और मैंने जो 3-4 सीजन किए मैंने ओरिजिनली किए हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि पुराने गानों को नहीं छेड़ना चाहिए। हाँ, एक गाना था जो तेरा वो प्यार था, बिकॉज वो मेरी आइडेंटिटी थी, तो दैट इज व्हाई आई हैड टू डू परफॉर्म दैट सॉन्ग एट कोक विद आसिम एंड मुन्ना। अदरवाइज नो। मुझे लगता है कि एक दफा कोई अच्छी चीज बन जाती है उसको, क्योंकि लोग अक्सर आते हैं आपके पास कहते हैं यार वो मन माइल जैसा गाना बना दो। भाई मैं नहीं बना सकता मन माइल जैसा गाना, मैं बागी नहीं बना सकता। वो एक मोमेंट होता है, वो रिवील होता है आपके ऊपर चीजें, तो दोबारा नहीं हो सकती। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ नया बने हर दफा। एक तो कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस बताएं, वो कैसा रहा? आपने खुद सिंग भी किया, देन म्यूजिक प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया उसको, वो आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? और जो आपने लिखा एक कलाम आका, उसको लिखने का, क्योंकि वो जिस तरह से जितना वो फेमस है, आई कैन नॉट टेल यू कि मेरे हल्का अहबाब में कितने लोग जो ऐसे हैं वो उसको बैठकर ना पूरी रात बैठकर सुनते रहते हैं। सो दैट वाज मैजिकल, उसके बारे में जरा बताएं। एब्सोल्युटली आका एंड अल्लाहू अकबर, ये दो वो कलाम थे कि जो मैंने ऐसे लिखे कि अगर मैं किसी को बोलूं तो उसको यकीन नहीं आता। कोई भी यकीन नहीं करता कि मैंने लिखे हैं, और मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि मैंने लिखे, क्योंकि आर्ट हमेशा ये बहुत बारीक बात है, यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन हर आर्टिस्ट का एक पैमाना होता है, और इसको हम अपनी जबान में ज़र्फ बोलते हैं। तो अपने ज़र्फ के मुताबिक हम लोग रिसीव करते हैं जो चीज यूनिवर्स में है। इंसान हमेशा अपने ज़र्फ के मुताबिक रिसीव करता है, अल्लाह ताला सबको देते हैं। लेकिन जिस वक्त मैं ये बना रहा था उस वक्त मेरा ज़र्फ शायद बड़ा था, और मुझे ये चीजें मुझ तक पहुंची, और मैंने आधे घंटे 15-15 मिनट में लिखे, बिकॉज उस वक्त हमारी जैम बहुत जल्दी बहुत रैपिडली हम लोग कर रहे थे, तो बहुत क्विकली लिखा। और जो चीज बहुत जल्दी होती है, अचानक से होती है, उसके रिजल्ट्स बड़े मजे के होते हैं। और जो चीज हम लोग बहुत प्लान करके करते हैं, यार ऐसे करूँ वैसे करूँ, सो ये दो वो वाहिद गाने के जो समझो कि बिल्कुल एक्सीडेंटली लिखे हैं। और अच्छा शुजा, अभी जो कॉन्टेम्प्रेरी काम हो रहा है, तो आपने दोबारा से कम बैक किया। आपके ओएसटीज हमेशा से वो कुछ मुनफरिद म्यूजिक होता है ना, वो पहचाना जाता है, और आपके गानों के इंट्रोज शुरू होते हैं, हमें पता लगता है कि भाई ये इट सीम्स लाइक शुजा हैदर का काम है, ये उन्होंने किया हुआ। तो फिर हम पता लगता है कि आपका नाम जब हम क्रेडिट्स में देखते हैं, या फिर आप खुद गा रहे हो। अच्छा, एक तो ये बताइए कि इसमें जो तब्दीली आ रही है विद द टाइम,
हमारे लिए बड़ा स्ट्रेंज था कि एक इश्क मुर्शद का आपने देखा, अहमद जाजेब ने एक साउंड ट्रैक गाया और वो बड़ा कन्वेंशनल म्यूजिक था, बड़ी कन्वेंशनल मेलोडी थी, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद कर ली। फिर एक जानिब अभी और एक बैंड है राफे अहद वगैरह का, उन्होंने एक फाद मुस्तफ़ा के ड्रामे के लिए गाना गाया, वो एक अलग मेलोडी है, लोगों ने उसको भी बड़ा पसंद कर लिया। तो जो लिसनर है उसका मिजाज समझ नहीं आ रहा, बट एक म्यूजिशियन का हाथ उसकी नब्ज पे होता है। आप अब क्या देख रहे हैं, ये कैसी तब्दीलियां, और आप इसको बतौर म्यूजिशियन, बतौर कंपोजर, प्रोड्यूसर कैसे ले रहे हैं इसको? यार देखो, हमारे खित्ते में ना हमारे जो इंडो पाक है, इसमें दो चीज रहता है। हम आ जाए जितना मर्जी जमाने बदले, अफकार बदले, लिबास बदले, कुछ भी बदल जाए, लेकिन हमारे इस खित्ते में ना दो चीजें नहीं बदलती, एक धुन और एक शायरी। इसका एक साथ जुड़ना जो है ना वो लाजिम है हमारे गानों में। और वो चाहे आप रैप ले लें, चाहे कोई भी कंटेम्प्रेरी या ओल्ड स्कूल म्यूजिक ले लें, उसमें ये दोनों चीजें आपको ना बहुत ही प्रोमिनेंट नजर आएंगी हमारे म्यूजिक में, इंडो पाक म्यूजिक में। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने अहमद की बात की, वो गाना तो मुझे भी पहले लगा कि यार ये गाना तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जिस तरह 2000 में नहीं बल्कि 80s में बना हुआ है। लेकिन उसके अंदर दो चीजें बड़ी मजे की थी, एक मेलोडी बहुत सिंपल थी और दूसरा उसके वर्ड्स जो थे, उसके जो वर्सेस वो कनेक्ट करके लोगों से, और यही होता है कि कोई ना कोई दो तीन बातें होती है जो लोगों से कनेक्ट करती हैं। मुझे लगता है कि कैफी खलील का गाना कहानी सुनो, इट्स वेरी सिंपल, बड़ा ही सादा सा गाना है, लेकिन बड़ा वो फेमस हो गया। फेमस हो गया। लोगों को चाहिए सिंपल चीज या ऐसी चीज जो रेजोनेट करे, वो चाहे पुराने जमाने की हो चाहे वो नए। अभी वो बहुत गाने चल रहे होते हैं पाकिस्तानी और कुछ हमारे हमसाए ममालिक मुल्क के जो बहुत पुराने हैं, 60s के गाने, लेकिन आजकल की जनरेशन वो शेयर करती है, वो रील्स बनाती है। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक में कुछ नया पुराना होता है। म्यूजिक में सिर्फ सोलफुल होता है, एनीथिंग दैट कनेक्ट्स, एनीथिंग दैट रेजोनेट्स, वो चाहे पुरानी हो चाहे नहीं। सो आई गो विद दैट फॉर्मूला। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। इंशाल्लाह आपसे हम मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।